नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। आर्थिक सर्वेक्षण में 8% से ज्यादा विकास दर का अनुमान, वित्त मंत्री का सुधारों पर जोर। कल आम बजट पर देखिए राज्यसभा टीवी पर विशेष कवरेज। किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को तैयार हुई सरकार, विपक्ष से सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 25 मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। 1 मार्च को ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम का होगा ऐलान। पाकिस्तान आर्मी चीफ के बयान पर भारत की सधी प्रतिक्रिया। गृह मंत्री ने कहा, सीमा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। 3 मार्च से विदेश सचिव का पाक दौरा। सरकार ने माना, देश में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए लैब की कमी। सभी राज्यों में लैब बनाने का दिया भरोसा। अब तक 965 की मौत। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत जल्द ही शुमार होगा। आज पेश हुए आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था 8% विकास दर हासिल करने की उम्मीद बता रही है, जो भविष्य में बढ़कर 10% तक हो सकती है। समीक्षा के मुताबिक भारत में बड़े आर्थिक सुधारों के लिए अब पूरी गुंजाइश है। आम बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को संसद में वित्त वर्ष 2014-15 की आर्थिक समीक्षा पेश की गई। इसमें आने वाले बजट की दिशा और देश के आर्थिक प्रदर्शन का खाका भी पेश किया गया है। समीक्षा के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में विकास दर 8.1 से लेकर 8.5% रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7.4% रहने का अनुमान है। वहीं 2013-14 में विकास दर 6.9% थी। समीक्षा के मुताबिक आर्थिक सुधारों के बल पर अगले कुछ सालों में दहाई अंक की विकास दर हासिल की जा सकती है। समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार राजकोषीय घाटे को किसी भी कीमत पर जीडीपी के 4.1% पर रखेगी। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे में जीडीपी के 1% की कमी आ सकती है। खुदरा महंगाई दर 5 से लेकर 5% रहने का अनुमान है। गवर्नमेंट ने क्लियरली पॉजिटिव मूव किया हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, बिकॉज अभी पार्लियामेंट्स में रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट पॉजिटिव मूव है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर। समीक्षा के मुताबिक विकास दर में छलांग कई वजहों से आई है। इनमें आर्थिक सुधारों का असर, कच्चे तेल की कीमत, कम महंगाई से ढीली मौद्रिक नीति और सामान्य मॉनसून है। समीक्षा में कर वसूली का अनुमान वास्तविकता से परे है। इसके लिए सरकार को राजस्व बढ़ाने के उपायों पर विचार करना होगा। हालांकि उद्योग जगत कर राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। जो हमारा करेक्शन चाहिए उसके अंदर में, वो कल एक अवसर होगा कि जिससे कि ऐसा एक लेवल प्लेइंग फील्ड किया जाए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको उसमें तरक्की रहेगी, नए जॉब क्रिएट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इन्फ्लेशन डाउन आएगा। हालांकि विपक्षी दल समीक्षा में पेश अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर से सहमत नहीं है। If you go by the old criteria, then the growth will be around 6. झूठ से भी और बड़े झूठ से भी झूठी परिस्थिति को सृष्टि करने वाला स्टैटिस्टिक्स है। अब किस तरीके से आप इस आंकड़ों को इस्तेमाल करते हैं? समीक्षा कहती है कि भारत में वर्तमान कारोबारी माहौल दूसरे देशों से अच्छा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब आर्थिक मंदी, महंगाई, राजकोषीय घाटे की ऊंची दर, कम घरेलू मांग जैसे कारकों से बाहर निकल गई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आर्थिक समीक्षा में खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है और खेती में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। समीक्षा में खाद्य सब्सिडी के बढ़ते बोझ पर चिंता जाहिर की गई और किसानों की फसल की वाजिब कीमत के लिए राष्ट्रीय साझा कृषि बाजार को विकसित करने की जरूरत बताया गया। संसद में पेश 2014-15 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी से राजकोष पर भारी दबाव पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक खाद्य सब्सिडी के मद में 1,07,823 करोड़ रुपए से अधिक जारी हुए, जो 2013-14 की तुलना में 20.15% ज्यादा है। समीक्षा में कृषि और खाद्य क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान जैसे मद में ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। साथ ही सिंचाई, खाद्य, मृदा के अलावा गोदामों और कोल्ड स्टोरेज में भारी निवेश की सिफारिश की गई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मौजूदा मंडी व्यवस्था से किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है और ये कृषि विकास में सबसे घातक है।
समीक्षा में राष्ट्रीय साझा कृषि बाजारों की स्थापना की जरूरत बताई गई है। आर्थिक समीक्षा में बीते साल मानसून की कमी से चावल, मोटे अनाज और दालों के उत्पादन में कमी पर भी चिंता जाहिर की गई है। आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ घटा है। पहली बार आजादी के बाद जितना जमीन आपके अंदर खेती होती थी वो खेती का जमीन घटा है। अब ग्रोथ कहां से हो रही है भाई? आर्थिक समीक्षा में शांता कुमार समिति की सिफारिशों को उपयोगी बताया गया है। हाल में सौंपी गई इस उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन की बात कही गई थी। आर्थिक समीक्षा में एपीएमसी कानून में सुधार के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की सिफारिश की गई है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। आर्थिक सर्वेक्षण पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एग्जीक्यूटिव एडिटर अमर उजाला से एम के वेणु है। वेणु, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से सर्वेक्षण बता रहा है कि 8% या 8.1% की विकास दर हासिल की जा सकती है और डबल डिजिट की ओर अब भारत बढ़ सकता है, और जो तमाम हर्डल्स थे आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में, और समीक्षा ये बताती है कि शायद वो हर्डल्स अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हुए हैं। क्या ये सुखद संकेत आगे आने वाली अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि ये जो स्टैटिस्टिकल जो आंकड़े उन्होंने बदले हैं, पिछले साल के लिए भी बदले हैं और 2013-14 के लिए और 14-15 के लिए भी बदले हैं जी। और ये कहा जाता था कि 13-14 में सभी कहते थे, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल क्लास, बिजनेस वाले लोग कहते थे कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी हुई है और बिल्कुल एक यूपीए ने इस इकोनॉमी को, देश को गड्ढे में गिरा दिया है। आप तो या तो वो बोल लो, अगर आप वो बोलते हो कि आईसीयू में है, फिर कहते हो 7% जीडीपी ग्रोथ है। अब कौन, दुनिया में कोई विश्वास नहीं कर रहा कि आप 7% जीडीपी ग्रोथ आप दिखा रहे हो और आप ये कह रहे हो कि आईसीयू में था। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी नहीं विश्वास कर रहे। तो शुरू में उन्होंने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो मेरा ये मानना है कि, और उन्होंने इस साल का भी बढ़ा के 7.4% जीडीपी ग्रोथ कर दिया है। अच्छा, 3 महीने पहले वो कह रहे थे कि 6 और 6.5 के बीच में होगा ग्रोथ। तो ये लोग बड़े कंफ्यूज हैं और भी दुनिया के जो निवेशक है वो भी बड़े कंफ्यूज है और इसमें विश्वास करना मुश्किल है। और मैं ये चाहता हूं कि आपके जो पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट जो सरकारी है वो खुद इस आंकड़े को लेके इससे बेंचमार्क बनाएंगे तो 8% ग्रोथ तो आई गया, फिर तो कुछ करने की। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हालात थे, में ये लिखा भी है यूपीए सरकार में और इस सरकार के 1 साल, मैं कहूंगी कि जो पिछला 1 साल का कार्यकाल है या कुछ महीने कम है, उसमें कुछ खास बदलाव आर्थिक मोर्चे पर नहीं हुआ जिसके आधार पर आपको यकीन हो पाए कि जो अर्थव्यवस्था वो आईसीयू से निकलकर सर पर दौड़ लगाएगी। देखिए, ये तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग खुद ये बोल रहे थे कि 1 साल में कुछ होगा नहीं, हम आईसीयू से निकल के, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा 2 साल हमें लगेगा खड़े होके थोड़ा दौड़ने में, मगर अब बोल रहे हैं कि हमने दौड़ना शुरू कर दिया है। तो हम किसको विश्वास करें? ये तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, क्योंकि आप देखिए, अभी आपके चैनल में कोई बोल रहा था कि दुनिया में जो एग्रीकल्चर प्राइसेस 30% तक गिरी हैं, किसान बिल्कुल त्रस्त हुआ पड़ा है, सुसाइड हो रही हैं और एग्रीकल्चर ग्रोथ अभी आने वाले साल में सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो 3.5-4% हुआ करता था वो गिर के 0% तक आ सकता है। और मैंने कभी नहीं देखा कि पिछले 20 साल की 91 रिफॉर्म्स के बाद आप अगर हिस्ट्री देखें, जीडीपी ग्रोथ का पूरा सीरीज देखें, जब एग्रीकल्चर ग्रोथ 0 हुआ हो तो हमें 5% ज्यादा ग्रोथ नहीं मिला। तो इसके बजाय कि जमीनी सच्चाइयों को देखें और ये पता करें कि क्या प्रॉब्लम है, आप अगर ये कहना शुरू कर दें कि हमें इस साल 7.5% ग्रोथ मिल गया है और अगले साल 8.5 मिल जाएगा, तो इसमें एक किस्म का एक अपने आप के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। मैं इस समीक्षा रिपोर्ट में 2 और अहम बातें जो संकेत के तौर पर मैं समझूंगा कि पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट को बोलूंगा, ऐसे बेंचमार्क्स ना रखें। जी, 2 ऐसे संकेत में जो मैं पढ़ पा रहा हूं, अगर मैं समझना चाहूं आपसे, पहला ये कि सब्सिडी के बारे में कहा गया कि उससे किसी का भला नहीं हुआ, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। असल में ये, और खाद्य सब्सिडी को लेकर भी कहा जा रहा है कि उससे एक बड़ा बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ये 2 संकेत क्या हैं, किस तरह के इशारे हैं? देखिए, इसमें बीजेपी के अंदर भी बहुत ही डिसएग्रीमेंट्स बहुत हैं।
आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले इलेक्शन के 8 महीने पहले इलेक्शन के बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह मोदी जी ने ये कहा था पब्लिकली कि छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे 90% लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाया जाता है, अनाज ही नहीं और भी चीजें। उन्होंने कहा था कि इसमें और सोया भी डालेंगे, इसमें दाल भी डालेंगे, और भी चीजें जो जरूरत होती है, रागी और जो कोर्स ग्रेन्स। उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा था कि इसको सारे दुनिया में एग्जाम्पल के तौर, सारे देश में एग्जाम्पल के तौर पे बीजेपी उसको करेगी। अब शांता कुमार जी की रिपोर्ट कहती है इसको घटाओ। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो 67% पॉपुलेशन कवरेज है, कह रहे कि 40% करो। तो मध्य प्रदेश सरकार ने चिट्ठी लिखी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने चिट्ठी लिखी है कि जो सिस्टम जो था उसको आप मत हटाइए, ये सिस्टम अच्छा चल रहा है। और अभी तो हाल ही में मेरे ख्याल तमिलनाडु सरकार ने भी चिट्ठी लिख दी है इनको, जो उनके मेरे ख्याल सिंपैथाइजर्स है, और उड़ीसा सरकार ने। तो ये चाहते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस राशन सिस्टम है उसको हटा के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जाए। मगर ये लोग कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो ऑफिशियल्स उन्होंने चिट्ठी में लिखा है सेंटर को कि जब जो चीज इतनी अच्छी चल रही है उसको हटाने की जरूरत क्या है। तो ये मामला अभी ये बड़ा पेचीदा, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और मैंने इसके अलावा जो तमाम मैं कहूं कि अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक राहत की बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूं कि कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट रही है, उसके चलते हम इस तरह के नंबर्स देख पा रहे हैं, फिर नंबर्स की उम्मीद कर पा रहे हैं। अगर ये तस्वीर बदलती है क्रूड मार्केट में तो हाँ देखिए, कच्चे तेल दाम तो गिरे हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं। आपको एकदम से थोड़ी, ये तो कहा जा रहा है कि पूरा 2013-14 में भी 7% बता रहे हैं, और 2014-15 शुरू से जुलाई मतलब अप्रैल तक बता रहे हैं 7.4%। कच्चे तेल के दाम तो अभी हाल ही में गिरना शुरू हुआ है ना, अभी नवंबर के आसपास से। तो उसका असर तो बाद में दिखेगा। जो भी सब्सिडी गिरेगी, ऑयल सब्सिडी कम होगा, थोड़ा वित्तीय घाटा भी कम होगा, सरकार के पास शायद थोड़ा ज्यादा पैसे आएंगे और चीजों में खर्चने के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब मैं मानता हूं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये ना सोच के चले कि अब 7.5% ग्रोथ हो गया है, अब तो 1% और बढ़ाना है और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि बिग बैंग रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बगैर ही हमें 8.5% ग्रोथ मिलेगा। ये है मेरी चिंता, क्योंकि ये जो 8.5 बता रहे हैं वो 6 महीने पहले तक वो रहा होगा 6%, 6-6.25, जो बढ़ के अब स्टैटिस्टिकल इन्होंने जो भी किया है, अपग्रेड किया है, उससे 8.5 हो गया है। कहते हैं कि भाई अफ्रीका में एक आखिरी सवाल, क्या ये माना जाए कि जो आपने कहा, जो चिंता है कि असल में जिस तरीके से बिना किसी बड़े परिवर्तन के, बिना किसी बड़े रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हुए अगर सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 8% या उससे ऊपर हम जाएंगे, यानी आप कह रहे हैं कि जो तमाम बड़े कदम उठाने की बात की जा रही थी वो तमाम विरोधों के बाद अब यहां पर फुल स्टॉप लगेगा, ये बड़ी चिंता आपकी है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई, मैंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कहीं उस पे ये ढीले ना पड़ जाए, ये सोच के कि हमें तो 8-8.5% मिल ही रहा है। तो ये आप देखें ना, अपना आपने बेंचमार्क थोड़ा सा लो कर लिया है। आप स्टैटिस्टिकल अपग्रेड से क्या होता है कि आप एक साइकोलॉजिकल, जब अगर आप 5.5 में होते तो आप सोचते हैं हमें बड़ी मेहनत करनी है, और भी रिफॉर्म्स करने हैं, और भी चीजें डिसीजन लेनी पड़ेगी, जो ताकि ये 5.5 से ये 8.5 में तक जाए ग्रोथ रेट, 3% बढ़े। अब तो चिंता कम है, अब तो 7.5 तो ऑलरेडी इनको मिल गया है। अब इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अब अगले साल आराम से 8-8.5 तो वैसे ही हो जाएगा। जिस तरह की जो इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने जो पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट जो हैं, जो क्लियरेंसेस जो थी वो क्लियर कर रहे हैं, जो उसी से मिल जाएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे आशा जता रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी से खुश रहे और बाकी और चीजें ना करें, ये मेरा कहना है। चलिए वेणु, देखते हैं कि जो बजट आएगा कल, उसमें किस तरीके के नए कदम और रिफॉर्म्स की तरफ सरकार कितना बढ़ती है, किस तरह के कदम उठाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर।
संसद में आर्थिक समीक्षा पेश होने के बाद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इसके कुछ अहम बिंदु भी बताए। Absolutely support the poor, which is absolutely true. But we should try our best to make sure that these subsidies are effective, well targeted, etc. So one of the amazing things for us was, just listing all the subsidies that India is providing was a kind of an eye opener. Railways, LPG, kerosene, fertilizer, rice, wheat, electricity, water, sugar, they're all kind of subsidized, right? केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कल आम बजट पेश करेंगे और माना जा रहा है कि बजट में आम आदमी को राहत देने के कई उपायों की घोषणा हो सकती है। वहीं आयकर दाताओं को राहत देने के लिए टैक्स का स्लैब बढ़ाया जा सकता है या फिर बचत पत्रों में निवेश की सीमा में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री का मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर भी जोर होगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए भी बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। और छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी में बन गई बात। मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री में हुई मुलाकात। गठबंधन की सरकार का रास्ता साफ। देखिए पहली खबर। जम्मू कश्मीर में नई सरकार आज रात 8 बजे। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदायी, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? मेरा जीवन विरोधाभास से भरा रहा है। जो मैंने सोचा था वो हुआ नहीं और जो नहीं सोचा था वो हुआ। महामहिम राज्यपाल में इस बार हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधनों के मामले पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सरकार संशोधित बिल में बदलाव के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता के खिलाफ का रुख दिखाते हुए कहा कि किसी से भी धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में लाए गए जमीन अधिग्रहण कानून में खामियों के बावजूद बीजेपी ने उसे देश हित में पारित कराने में सहयोग दिया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों की सिफारिश के बाद इस कानून में जरूरी बदलाव किए गए थे, लेकिन किसानों के हित के लिए सरकार इसमें और बदलाव के लिए भी तैयार है। हाँ, किसान के खिलाफ एक भी चीज हो हम ठीक करने के लिए तैयार हो सकता है। हमें भी इस समय करते समय हमारी भी कुछ कमी रही होगी, लेकिन हमारा काम है कमियां दूर करना। भाई हमारा काम ये है, ये थोड़ा है। हाँ, इसका राजनीतिक फायदा आप लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसके लिए जुलूस के लिए रैली कीजिएगा, लेकिन देश के लिए निर्णय भी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कांग्रेस पार्टी की विफलता का स्मारक करार दिया। केंद्रीय योजनाओं के नाम बदले जाने के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान समस्याओं के समाधान पर है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना और काले धन की वापसी पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने ये भी कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ सरकार का रुख बेहद सख्त है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोयला ब्लॉकों के सफल आवंटन से सीएजी का अनुमान सच साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और अधिकार दिए हैं और वित्त आयोग की हालिया रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर टीएमसी के सांसद सौगत राय ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर संशोधन रखा, लेकिन मत विभाजन में ये नामंजूर हो गया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव बिना संशोधन के लोकसभा से पारित हो गया।
प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश में स्वाइन फ्लू से 965 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,000 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। सरकार ने भी माना है कि इस रोग की जांच के लिए लैब की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में सभी राज्यों में जल्द ही एक लैब बनाने का भरोसा दिया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात बताई। H1N1 वायरस से पीड़ित मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी जांच के लिए लैब कम है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस पर चिंता जताते हुए सभी राज्यों में लैब बनाने की बात कही। 21 लेबोरेटरीज हैं जो इसको कवर कर रही हैं और वो कम है। वैसे इस दृष्टि से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बहुत सीरियसली इस विषय को सोच रही है और आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रोविजंस हैव बीन डन एंड प्रैक्टिकली एवरी स्टेट विल हैव अ लेबोरेटरी लाइक दिस। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा। सरकार ने इस बात को खारिज किया है कि स्वाइन फ्लू की दवाइयां या N95 मास्क की कोई कमी है। बीजेपी सांसद चिंतामन नवाशा बांगा ने स्वाइन फ्लू की दवाइयों और मास्क की कमी का मुद्दा उठाया था। स्टेट गवर्नमेंट कहीं चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए कहीं लेबोरेटरीज है, लेकिन बहुत एक कम है। सरकार ने स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में केंद्रीय विशेषज्ञों और डॉक्टरों की टीम भी तैनात की है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले भावी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। 1 मार्च को होने वाले शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद का मंत्रिमंडल 25 सदस्यीय होगा, जिसमें 12 बीजेपी से होंगे और बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिलेगा। पीडीपी बीजेपी के समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीडीपी संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद का शुक्रवार सुबह 7 रेसकोर्स रोड में गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। इसके बाद सईद ने 1 मार्च को शपथ ग्रहण की औपचारिक घोषणा की। मुद्दे भी मैं बताऊं, वो तो पहली तारीख को जब स्वेरिंग सेरेमनी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, तो उसी वक्त हम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आप लोगों के सामने रखेंगे। पीडीपी संरक्षक ने विवादास्पद मुद्दों यानी अनुच्छेद 370 और आफ्स्पा पर साफ शब्दों में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक 1 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी होगा, जिसमें सभी मसलों का जिक्र होगा। पहले पॉलिटिकल, फिर गवर्नेंस। गवर्नेंस तब ही होगी जब पॉलिटिकल ठीक होगा माहौल, वरना तो हम गवर्नेंस क्या बात है, सोना बिछा दिए जम्मू कश्मीर में। उधर बीजेपी ने कहा कि नई सरकार में उसकी भी भागीदारी होगी, लेकिन विवादित मुद्दों पर बीजेपी के नेता भी खामोश हैं। नई सरकार गठन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पार्टी का भागीदारी भी होगी, पार्टिसिपेशन भी होगा और पूरा सहयोग हमारा सबको मिलेगा। आर्म फोर्सेस लॉ एक्ट पर क्या हो रहा माधव जी, वो एक बड़ा ये सारे विषय आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देखेंगे। जो सैद्धांतिक विषय हैं उन पर कहां पर एक मीटिंग ग्राउंड बनेगा, इसका समय निकलते निकलते इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी अध्ययन करके कोई ना कोई एक मीटिंग ग्राउंड तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है, लेकिन विवादित मुद्दों को लेकर बीजेपी पर आरोप भी जुड़े हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 महीने के बाद सरकार गठन के लिए पीडीपी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। 2 महीने लगे हैं इनको ये करने में, तो जरा सा इंतजार करना चाहिए कुछ थोड़ी देर और कि सीएमपी देखेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना है, उसी के मुताबिक बात करेंगे। As far as taking so much of time, it was very disappointing. The power sharing arrangement as to what would PDP get, what would BJP get, is unfortunate. Is a cruel joke on the verdict of the people. मुफ्ती मोहम्मद सईद 9 साल बाद जम्मू कश्मीर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले वो 2002 से 2005 के बीच राज्य के मुख्यमंत्री थे। राज्य में 23 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए थे। 87 सदस्यीय प्रदेश विधानसभा में पीडीपी के सबसे ज्यादा 28 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 और कांग्रेस के 12 सदस्य हैं। 7 सीटें दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों के पास हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये बयान ऐसे वक्त आया जब 7 महीने के बाद दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की वार्ता होने वाली है। विदेश सचिव एस जयशंकर 2 दिन के दौरे पर 3 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बयान पर भारत ने सभी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम देश की सीमा की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के इस बयान पर एतराज जताया है। पाकिस्तान ने हमको धमकी देने की जो उनकी आदत है छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान को मालूम है हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हिंदुस्तान की फौज क्या है। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का फिर उल्लंघन हुआ है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी की गई है। विदेश सचिव एस जयशंकर 3 मार्च को इस्लामाबाद जाने वाले हैं, जिसे दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत को शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए रूस पूरी कोशिश कर रहा है। भारत दौरे पर आए रूसी संसद ड्यूमा के चेयरमैन सरगेई नेल्शिन ने आज दिल्ली में बात कही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। रूसी संसद के चेयरमैन ने ब्रिक्स देशों के सांसदों का एक नियमित मंच बनाने का सुझाव दिया। 2001 में शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन में भारत को फिलहाल पर्यवेक्षक देश का दर्जा हासिल है और स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने पिछले साल आवेदन किया था। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।